नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए माँ की लिखी चिट्ठियाँ। बेचारा विपिन आज भी उतना ही सरल है जितना 8 साल पहले था। उसकी इस सरलता पर ही मैं मुग्ध थी। कॉलेज में कितने सारे सुंदर, स्वस्थ और प्रतिभाशाली युवक थे, पर मैं आकर्षित हुई विपिन की ओर, केवल विपिन की ओर। और आज तक विपिन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति मेरे हृदय में प्रवेश नहीं पा सका। विपिन ने भी अब तक यदि किसी लड़की को प्यार किया है तो केवल मुझे। फिर यह कैसी विडंबना है। कितना संघर्ष किया था हमने अपने विवाह के लिए, कितने कष्ट उठाए थे हमने। उसके माँ बाप कट्टरपंथी थे। जाति पाति की सीमा तोड़ना उनकी दृष्टि में अधर्म था। उधर मेरे माँ बाप लक्ष्मी के लाडले थे। निर्धन जमाता की वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, पर दोनों ही पक्षों को मात खानी पड़ी। हमने हिम्मत से काम लिया। माँ बाप के मत्थे दोष मढ़कर अपनी अक्षमता को ढकना हमें पसंद न था। हमने सिविल मैरिज कर ली और कुछ समय तक कुड़बुड़ाते रहने के बाद दोनों ही परिवारों ने बेमन से ही सही पुत्र वधू दामाद को स्वीकार कर लिया। फिर भाग्य ने भी हमारा साथ दिया। जिस वर्ष हमारा विवाह हुआ उसी वर्ष विपिन आईएएस में चुन लिया गया और हमारी गृहस्थी की गाड़ी स्वर्गीय रथ की सी सरलता से चल निकली। इस बीच हमारे 2 बच्चे भी हुए, प्रवीण और आलोक। और हमारे पारिवारिक नंदन कानन का कण कण सुरभिमय हो उठा। कहीं कोई कालिमा नहीं, कहीं कोई सुसक्ता नहीं, पर इन सब के बावजूद एक दिन अचानक हमारे सुखमय संसार पर वज्रपात हो गया। मुझमें यह त्रासदायी परिवर्तन लगभग 6 महीने पहले आया था। उन दिनों मैं बच्चों के साथ मायके में थी। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था और इसी सिलसिले में हमें वहां जाना पड़ा था। श्राद्ध आदि हो जाने के बाद विपिन तो अपनी नौकरी की मजबूरियों के कारण वापस आ गया था, पर मैं कैसे लौटती। मैं अपने माँ बाप की इकलौती थी और पिताजी के देहांत के बाद माँ की जो अवस्था थी उसे देखते हुए लौटना संभव नहीं था। संतान के नाम पर मैं ही तो थी एक। मैं वहीं रुक गई और माँ की देख रेख करने लगी। यूं पिताजी की मृत्यु का मुझे भी बहुत दुख था, पर पत्नी और पुत्री के प्यार में जमीन आसमान का नहीं तो 10-20 का फर्क तो होता ही है। मेरे सिर से अभय देने वाला एक साया उठ गया था, जबकि उनकी पूरी दुनिया लूट गई थी। खैर, मैं उनके पास लगभग 1 महीना रही और मैंने तथा बच्चों ने पिताजी की ओर से उनका ध्यान भरसक अपनी ओर खींचा। पर तभी एक दिन अचानक मेरी तबीयत परेशान हो गई। मेरा अंतर बुरी तरह हाहाकार कर उठा। एक दिन भी वहां ठहरना मेरे लिए असंभव हो गया और शांति की खोज में मैं विपिन के पास चली आई। पर अब शांति कहाँ मिलती मुझे। यदि शांति बाहर ही मिला करती तो अब तक उसकी भी खरीद फरोख्त शुरू न हो गई होती। मुझे शांति नहीं मिली। फलतः मेरे जीवन में आया परिवर्तन भी दूर न हो सका। वह अपनी जड़ें जमाता गया। अब घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां तो मैं किसी तरह निभा लेती, पर विपिन का सामना होने पर बुरी तरह परेशान हो उठती। मैं उसके पास जाने से यथासंभव बचती। घंटों चुपचाप बैठी सोचती रहती, अपनी समस्या का समाधान ढूंढती रहती, पर समाधान क्या मिलता। लाख चक्कर लगाने के बाद मैं जहां की तहां पहुंच जाती। हाँ, इस चिंतन से यह बात जरूर बार बार उभर कर मेरे सामने आती कि विपिन के साथ अपने व्यवहार में मुझे विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। उसके साथ पूर्ववत सहृदयता का व्यवहार करना चाहिए। उसे दुखी नहीं करना चाहिए। तदनुसार ही मैं उसके साथ मुलायमियत से पेश आने का प्रयत्न करती, पर चंद घंटे बाद ही मैं फिर भड़क उठती, अपनी पुरानी जगह पर वापस आ जाती। काश पति पत्नी के संबंधों में सेक्स का इतना महत्वपूर्ण स्थान न होता। प्यार के क्षणों को सेक्स की गोद में विश्राम न मिलता। मुझे विपिन के साथ घूमने फिरने में, बातचीत करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसके विपरीत मुझे उसमें आनंद मिलता था। उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने में एक अनिर्वचनीय संतोष मिलता था। पर सेक्स सेक्स से मुझे विरक्ति हो गई थी। सेक्स को मैं पूरी तरह भूल जाना चाहती थी, पर यह कहाँ संभव था। वह सारी दुनिया का चक्कर लगाकर अंततः वहीं पहुंच जाता था, और वह पहुंचता भी क्यों नहीं। उसके सामने तो कोई बाधा थी नहीं। 8 साल से अनवरत निर्द्वंद बही आ रही धारा को
वह अकारण ही क्यों मोड़ देता? उस पर कोई पागलपन तो सवार हुआ नहीं था। मुझ में आए परिवर्तन से विपिन का परेशान होना स्वाभाविक ही था। वह बार बार मुझसे पूछता, मेरे साथ पहले से भी अधिक नम्रता का व्यवहार करता, अक्सर इधर उधर घुमाने ले जाता, ढूंढ ढूंढ कर मनोरंजन की सामग्रियां जुटाता, पर अंततः उसके हाथ लगती निराशा। वह मायूस हो जाता, कभी कभी चिढ़ भी उठता, लेकिन फिर जल्दी ही मेरे प्रति उसका स्नेह उसे निर्बल बना देता और वह मेरी खुशी के लिए प्रयत्नशील हो जाता। और जब मैं खुश दिखाई देती तब प्रेममयी बातों के बीच घेर कर वह मुझसे पूछता, क्या बात है, तुम्हें क्या दुख है, तुम इस तरह उदासीन क्यों हो उठी हो जीवन से? यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो बताओ, तुम्हारे सिर की कसम, मैं उसे सुधार लूंगा। तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कोई खुशी नहीं है। मैं भी बड़े प्यार से उसे आश्वस्त करती, मुझे तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है, तुमसे क्या भूल हो सकती है भला? तुम व्यर्थ चिंता मत करो, पिताजी की मृत्यु से यूं ही कुछ उदासीन हो उठा है मन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। और सरल हृदय विपिन को मेरी बात का भरोसा हो जाता। सचमुच छलने की क्षमता सबसे अधिक विश्वास पात्र में होती है। अपने प्रिय से ही धोखा, कितनी गर्हित बात है, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, आज भी नहीं है। इसी तरह लगभग 2 महीने बीते और तब एक रात हमारे परस्पर संबंधों ने एक नया मोड़ लिया। सेक्स के ही कारण हमारी जीवन धारा ने एक नई दिशा पकड़ी। उस रात मेरे हट से विपिन कुछ खींच सा गया, बोला, पिता सबके मरते हैं, पर उसके चलते कोई इस तरह विक्षिप्त नहीं हो जाता। माना कि अपने पिताजी से तुम्हें बड़ा स्नेह था, पर मेरे प्रति भी तो तुम्हारा कुछ कर्तव्य है। मुझे उसकी बात का तनिक भी बुरा नहीं लगा। मैं उसकी मनोदशा पूरी तरह भांप रही थी। उसका कहना निर्विवाद रूप से सही था, फिर भी मुझे कुछ जवाब तो देना ही था। सो मैंने बड़ी शांति से स्नेहपूर्वक कहा, मैं क्या अपना कर्तव्य नहीं कर रही हूँ तुम्हारे साथ? विपिन आवेश में था, बोला, यही तो है कर्तव्य परायणता। आखिर यह रोज रोज की टल्लेबाजी कब तक चलेगी? मेरा स्वर भर्रा गया, बोली, बीपू बताओ मैं क्या करूं? मुझे सेक्स से नफरत हो गई है। तुम समझते क्यों नहीं मेरी दशा? नफरत, नफरत आखिर क्यों? सेक्स को ज्ञानी ध्यानी लोग भले कोसते रहे, पर यह नफरत की चीज है नहीं। सेक्स न होता तो उन ज्ञानी ध्यानियों ने संसार का मुंह भी न देखा होता। ठीक कहते हो तुम, पर क्या 8 वर्ष कम होते हैं इसके लिए? मैंने उसे शांत कराना चाहा। 8 वर्ष? विपिन लगभग चीख उठा, इसके लिए 8 जन्म भी कम है। तुम्हारा मन भर गया हो सेक्स से तो ठीक है, तुम योगिन बन जाओ, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मुझे सेक्स की भूख है और जिंदगी भर रहेगी। तुम इसे नहीं मिटा सकती तो मुझे कोई और उपाय ढूंढना होगा, लेकिन बाद में मुझे दोष मत देना, नहीं दूसरी लड़कियों के साथ देखकर तड़पना। पर उसकी धमकी का मुझ पर वह असर न हुआ जिसकी उसने कल्पना की होगी। उल्टे इस धमकी से मुझे थोड़ी शांति मिली। मैंने बड़ी सन्नत वाणी में उत्तर दिया, ठीक है वैसे ही करो, मैं कभी शिकायत नहीं करूंगी। तुम शरीर की भूख जिससे चाहो मिटाओ, पर एक अनुरोध मानना मेरे प्रति अपना स्नेह कम मत होने देना। तुम्हारा स्नेह ही मेरा एकमात्र प्राण आधार है। परंतु उसके बाद भी लगभग 1 महीने तक विपिन मुझे बराबर समझाता बुझाता रहा। स्पष्ट है कि उस नई राह पर जाना उसे पसंद नहीं था। वह मेरे सिवा किसी अन्य लड़की के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं करना चाहता था। उसने आंखों में आंसू भरकर भर्राए गले से कई बार मुझसे अनुरोध किया, मुझे गलत रास्ते पर जाने के लिए विवश मत करो सुस्मी, मुझ पर दया करो, मुझे कर्तव्य भ्रष्ट मत होने दो। और एक दिन उसकी दीन अवस्था ने मुझे विचलित भी कर दिया। मैंने अपने मन पर पत्थर रखकर उसे छूट दे दी, पर वह पत्थर मेरे लिए बहुत भारी साबित हुआ, इतना भारी कि फिर कभी अपने मन पर दबाव डालने का मुझे साहस न हुआ। उधर पत्थर के भार से दबी बुझी औरत से विपिन को भी क्या सुख मिलता होगा। तभी तो हार कर उसने नई राह पर कदम बढ़ा दिया। शुरू में विपिन को दफ्तर से घर लौटने में घंटे 2 घंटे की देर हुई। फिर वह दफ्तर से घर आकर क्लब जाने लगा। उसके बाद उसके साथ महिला मित्र भी आने लगी। उसके नाम लड़कियों के टेलीफोन की संख्या बढ़ी।
कुछ समय बाद वह शराब के नशे में धुत रात को 11-12 बजे लौटने लगा और अब तो वह कभी सवेरे 3 बजे लौटता है तो कभी 4 बजे। किसी किसी रात तो लौटता ही नहीं। पर विश्वास मानिए, मुझे इस बात से तनिक भी ईर्ष्या नहीं होती कि वह दूसरी लड़कियों के साथ रंगरेलियां मनाता है। मुझे चिंता होती है केवल 3 बातों की। पहली बात, उसका स्वास्थ्य अंततः उसका साथ छोड़ देगा। दूसरी बात, घर की आर्थिक अवस्था दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। और तीसरी बात, यदि घर से उसकी विमुखता बढ़ती गई तो मेरा और बच्चों का क्या भविष्य होगा। पर मैं क्या करूं? उसे कैसे रोकूं? रोकने का मुझे क्या अधिकार है? मैंने ही तो उसे इस राह पर बढ़ाया है। वह सुख की खोज में भटक रहा है और दुर्भाग्यवश आंतरिक सुख अब भी उससे दूर है। मेरे लिए उसका उत्कट प्रेम उसे सुख से दूर रख रहा है, यह मैं भली भांति जानती हूँ। वह ऊपर से हंसता खेलता है, नाचता गाता है, पर अंदर से हमेशा रोता रहता है। वह अब भी मेरी वापसी की बाट जोह रहा है, लेकिन मैं कभी लौटूंगी भी शायद नहीं। मैंने तरह तरह से अपने मन को समझाने की चेष्टा की है, पर आशा की झलक कभी नहीं दिखाई पड़ी, कभी नहीं। हालांकि विपिन की पीड़ा देखकर मेरा हृदय फटता रहता है और अपनों तथा बच्चों के भविष्य पर नजर जाती है तो आंखों तले अंधेरा छा जाता है। फिर भी मैं कुछ कर नहीं पाती। मैं अपने वश में जो नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरी वापसी से कहीं एक पत्ता तक नहीं खड़केगा, मेरा कोई अपमान नहीं होगा। फिर भी मैं वापस नहीं लौट सकती। बात ही कुछ ऐसी है, मेरा मन नहीं मानता। जन्मजात संस्कार ने मेरे मन को बुरी तरह जकड़ रखा है। वह बार बार मुझे आत्महत्या के लिए प्रेरित करता है, पर विपिन और बच्चों का मोह मुझसे त्यागा नहीं जाता। मेरे अभाव में उनकी क्या दशा होगी, यह सोचकर ही मैं कांप उठती हूँ। मैं मर नहीं पाती, जिंदा भी नहीं हूँ। इसे ही क्या जिंदगी कहते हैं। काश मैं पिताजी की मृत्यु का समाचार पाकर अपने मायके न जाती। गई भी थी तो मुझे विपिन के साथ लौट आना चाहिए था, तब मेरी ये दशा न होती। रहस्य रहस्य ही बना रहता। उस रहस्य को जानकर मेरा भी उपकार क्या हुआ। उल्टे मैं जिंदा मर गई। उसी दिन मुझे पता चला कि मेरे माँ बाप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखते थे। शहर में अच्छे अच्छे कॉलेजों के होते हुए भी मुझे क्यों बराबर कलकत्ते के एक हॉस्टल में रख कर पढ़ाया गया। छुट्टियों में घर लौटने पर माँ क्यों छाया की तरह मेरे साथ लगी रहती थी। किसी भी सगे संबंधी से अकेले में बातचीत क्यों नहीं करने देती थी। उफ, मेरे साथ कितना क्रूर परिहास किया था नियति ने। परंतु उससे भी क्रूर परिहास उसने रहस्य का मुझ पर उद्घाटन करके किया। अज्ञान भी एक वरदान है, यह बात आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। वस्तु स्थिति के ज्ञान ने मेरा सारा सुख चैन छीन लिया, मुझे कहीं का न रखा। इतना बड़ा सदमा और कोई बर्दाश्त कर सकता था, कह नहीं सकती। उस दिन मैं पिताजी के कागजात छांट कर निकाल रही थी, जब रहस्य उद्घाटन हुआ। वह एक पत्र था, माँ का पत्र, पिताजी के नाम। काश पिताजी ने उस पत्र को अपने जीवन काल में ही नष्ट कर दिया होता, लेकिन तब मुझे अपने अपराध का दंड कैसे मिलता। अपराध, हाँ अपराध। दूसरों की व्यक्तिगत चिट्ठियां चोरी चोरी पढ़ने का मुझे हॉस्टल में ही चस्का लग गया था। उसी बुरी लत के कारण मैं माँ बाप के बीच की व्यक्तिगत चिट्ठियों को पढ़ने का भी लोभ संवरण नहीं कर सकी। पिताजी के कागजात में माँ की लिखी कई चिट्ठियां थीं। उन बुरे दिनों में भी मैंने उन चिट्ठियों को पढ़ा और आश्चर्य, मुझे उनमें रस मिला, पर वह सारा रस जहर बन गया। जब मैंने 24 वर्ष पुराने उस पत्र को पढ़ा, उन दिनों पिताजी बंबई गए हुए थे और माँ ने गोरखपुर से उन्हें वह पत्र लिखा था। यूं तो पत्र काफी लंबा था, पर उसके जिस अंश ने मुझे आकाश से धरती पर ला पटका वह इस प्रकार था। इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। त्रिवेणी माता ने हमारा संतान का अभाव दूर कर दिया। कुंभ मेले में जाने से तुम्हें इतनी चिढ़ थी, फिर भी मैं गई और इस बार संतानवती होकर लौटी। ईश्वर ने हमारी मनोव्यथा से पसीज कर हमें एक पुत्री दी है। लड़की लगभग 4 साल की है, बड़ी सुंदर और चंचल है। अपना नाम विपुला बताती है। बेचारी अकेली भटक रही थी भीड़ में, मुझे मिल गई। मैंने इधर उधर उसके माँ बाप की खोज की, पर सचमुच वे कहीं मिल न जाए, इस ख्याल से मैंने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की और उसी दिन गोरखपुर लौट आई। इसे तुम पाप कहोगे, लेकिन मुझे अब इसकी परवाह नहीं है। मैं किसी भी तरह इसे छोड़ नहीं सकती। 40 के बाद अब अपनी संतान की क्या आशा हो सकती है।
अब तो यही मेरी संतान है। मैं नहीं चाहती कि लड़की को कभी असलियत का पता चले, इसलिए अच्छा होगा कि हम गोरखपुर सदा के लिए छोड़ दें। यहाँ रहने से किसी न किसी से इसे यह बात मालूम हो ही जाएगी। सभी पुराने नौकरों को भी हम धीरे धीरे जवाब दे देंगे। अपने नाते रिश्तेदार से भी हमेशा सावधान रहना होगा। बच्ची को उनकी छाया से भी दूर रखना होगा। तुम बुरा मत मानना मेरी करनी का, यह मुझे आखिरी भीख दो। आगे कुछ नहीं मांगूंगी, अपने प्रयत्नों से मैं माँ बनी हूँ, इसमें बाधा मत डालना। मुझे इससे अलग नहीं करोगे ना? यह कितना बड़ा आघात था मेरे मन पर, भला कौन अंदाजा लगा सकता है इसका। पर दरअसल यह उतना बड़ा आघात नहीं था मेरे लिए, असली आघात दूसरा था। विपिन की भी एक 4 वर्षीय बहन जिसका नाम विपुला था, उसी वर्ष कुंभ के मेले में लापता हुई थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।